हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू शॉर्ट सीन। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है। फिल्म 18वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान उत्तरी महान मैदानों पर आधारित है। ये वह समय है जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने पहले ही देश के अधिकांश हिस्सों को उपनिवेश बना लिया था। उन्होंने संसाधनों को लूटा, स्थानीय मूल निवासियों को मार डाला और शहर बनाने के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया। शुरुआत में हम एक युवा कोमाचे लड़की को देखते हैं, नारू, जिसे शिकार करने में मजा आता है। उसके पास साड़ी नाम का एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ता है जो उसके प्रति बेहद वफादार लगता है। जंगल में एक सुबह नारू अपनी कुल्हाड़ी से अभ्यास कर रहा था जब उसने एक हिरण को देखा। वह इसका शिकार करने का फैसला करती है, लेकिन तेज गड़गड़ाहट के कारण हिरण भाग जाता है। हार मानने को तैयार नहीं, नारू और उसका कुत्ता अपनी पूरी ताकत से हिरण का पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे पकड़ने में असफल होते हैं। प्रक्रिया के दौरान साड़ी की पूंछ भालू के जाल में फंस जाती है, जिससे उसे अत्यधिक दर्द होता है। सौभाग्य से नारू जल्दी से उसके बचाव में आ जाता है। एक बार जब वह साड़ी को जाल से मुक्त कर लेती है तो वह उसकी पूंछ पर कुछ प्राकृतिक उपचार भी लगाती है। इसके बाद दोनों घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें आसमान से तेज आवाज आती है। नारू तुरंत जांच करने जाता है और जब वह पास की एक चट्टान पर पहुंचता है तो वह बादलों के बीच उड़ते हुए एक बड़े विदेशी जहाज को देखता है। अगले दृश्य में नारू अपने भाई से मिलता है, ताबे, जो एक बेहतरीन शिकारी हैं। वास्तव में वह पूरे जनजाति में सबसे उग्र सेनानी माना जाता है। जब भी वे किसी बड़े शिकार के लिए जाते हैं, ताबे ही उनका नेतृत्व करते हैं। नारू उसके साथ साझा करता है कि उसने पहले आकाश में एक थंडरबर्ड देखा था। वह ये भी व्यक्त करती है कि वह आगामी शिकार में उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि ताबे को विश्वास नहीं है कि वह तैयार है, ये कहते हुए कि ये खतरनाक है। इसके बाद नारू अपनी माँ के पास लौट आता है और कुछ दवा तैयार करने में उसकी मदद करता है। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रही है, उसकी माँ पूछती है कि वह शिकार क्यों करना चाहती है। नारू जवाब देता है कि वह दूसरों की तरह ही कुशल है, क्योंकि वह भौतिकता से अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग करती है। हालांकि उसकी माँ का भी मानना है कि वह शिकार नहीं कर सकती। ये साबित करता है कि कोमाचे के लोग ये नहीं सोचते कि उनकी महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तरह शिकार करने में सक्षम हैं। कुछ क्षण बाद ताबे भोजन के लिए एक शिकार पक्षी के साथ आता है, लेकिन नारू इससे खुश नहीं दिखता है। दूसरी ओर एक खतरनाक दिखने वाला शिकारी जहाज से बाहर कूद जाता है। उसके पास बेहद उन्नत हथियार हैं, जैसे लेजर, थर्मल विजन और अदृश्य होने की क्षमता। भी हमें अपनी क्षमताओं का एक संक्षिप्त डेमो देने के लिए शिकारी जंगल में चला जाता है और आसानी से एक विशाल सांप को मार डालता है। कहीं और दवाओं के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय नारू देखता है कि आदमी एक शेर को मारने के लिए जंगल में रास्ता बना रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि शेर ने उनके पुही नाम के एक आदमी को पकड़ लिया है, तो वे उनके साथ जुड़ने का फैसला करती है। उम्मीद के मुताबिक पुरुषों ने उसे साथ आने से मना कर दिया, लेकिन जब ताबे ने कहा कि वह घायलों के इलाज में मदद कर सकती है, तो वे सहमत हो गए। जल्द ही खोज शुरू होती है और नारू ने तथाकथित बुद्धिमान मस्तिष्क का उपयोग करके सभी का मार्गदर्शन करती है। वे घंटों इधर उधर भटकते हैं और अंततः पुही को पाते हैं, जो क्रूर स्थिति में है। नारू तुरंत उसे दवाएं और जड़ी बूटियां देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। सफल बचाव अभियान के बाद हर कोई जाने की तैयारी करता है, लेकिन ताबे जंगली शेर का शिकार करने पर अड़ा रहता है। इसलिए वो अन्य आदमियों को निर्देश देता है कि वे पुही को वापस अपने डेरे में ले जाएं, जबकि वह सिंह के पीछे जाता है। हालांकि नारू को कुछ संदेह है, क्योंकि शेर आमतौर पर अपने शिकार को तुरंत खत्म कर देते हैं। वे उन्हें केवल पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वो उससे जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन ताबे ने मना कर दिया। वापस रास्ते में नारू को मृत और भस्म हुए सांप के साथ साथ शिकारी के पदचिह्न मिलते हैं। अन्य पुरुषों का मानना है कि पदचिह्न एक बड़े भालू का है, लेकिन नारू उलझन में है, क्योंकि उसने पहले कभी इस आकार का एक नहीं देखा है। इसलिए वह ताबे के पास वापस जाने का फैसला करती है और उसे उसी के बारे में चेतावनी देती है। पाका नाम के उनके शिविर का एक सदस्य भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसके तुरंत बाद वह ताबे से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वह भी मानता है कि ये एक भालू था। इसके बाद वे तीनों शेर का शिकार करने निकल पड़े।
नारू शेर पर प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए एक चारा रखने और एक पेड़ पर स्थिति लेने का सुझाव देता है। थोड़ी देर बाद वह पाका के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है, जबकि ताबे चारा डालकर कुछ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। योजना काम करती है और शेर घटना स्थल पर आ जाता है, लेकिन चारा के पीछे जाने की बजाय वह युगल की ओर लपका। सबसे पहले शेर पक्का को मारता है और धीरे धीरे नारू की ओर बढ़ने लगता है। बाद वाली ने एक भाला पकड़ा हुआ है, उसे विश्वास है कि वह अपना बचाव कर सकती है, लेकिन तभी उसने शिकारी को नोटिस किया। यह क्षण भर के लिए उसका ध्यान भटकाता है। शेर को उस पर प्रहार करने और उसे जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त समय देता है। कुछ घंटों बाद नारू की नींद खुल जाती है और वह अपने गांव के कैंप में खुद को वापस पाता है। पता चला कि उसके भाई ने उसे शेर से बचाया और घर ले आया। इसी बीच ताबे भी शेर का सिर लेकर आ जाता है। सभी ग्रामीणों को उस पर गर्व है, इसलिए बुजुर्ग उसे युद्ध प्रमुख के पद पर पदोन्नत करते हैं। हालांकि नारू आश्वस्त रहता है कि जंगल में कुछ और है और वह वापस जाना चाहता है। वह ताबे को इसके बारे में बताती है, लेकिन ताबे ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अभी तक शिकार करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। नारू मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने कुत्ते के साथ जांच करने के लिए जंगल की ओर जाती है। वहाँ वह लकड़ी के खाल से रस्सी बनाती है, उसे अपनी कुल्हाड़ी से बांधती है और उसे बुमेरांग के रूप में इस्तेमाल करती है। इसकी मदद से वह एक खरगोश का शिकार करने में सक्षम हो जाती है, जिसे वह जंगल में पकाती है और साड़ी के साथ खाती है। इस बीच शिकारी एक भेड़िए को देख रहा है जो एक छोटे जानवर पर झपटने वाला है। जैसे ही भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता है, शिकारी हमला करके उसे मार डालता है। दूसरी ओर नारू शिकारी के बारे में सुराग की तलाश में आगे बढ़ना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद वो एक स्थान पर पहुंचती है जहां उसे कई मृत भैंसें मिलती हैं जिनकी खाल उतारी जाती है। नारू हैरान और उलझन में है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि भैंसों को उनकी संस्कृति में सम्मान और उदारता का प्रतीक माना जाता है। शवों के साथ उसे एक सिगार मिलता है, लेकिन नारू इस बात से अनजान है कि ये क्या है। उसकी जांच हो जाने के बाद वह तब तक अपनी यात्रा जारी रखती है जब तक कि वह एक दलदल में नहीं गिर जाती। मामले को और बदतर बनाने के लिए ये जल्दबाजी बन जाता है। नारू धीरे धीरे अंदर डूबता है और ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुटकर मौत आ जाएगी, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसका कुल्हाड़ी बूमरैंग है। इसका इस्तेमाल करके वो किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद नारू खुद को साफ करने के लिए पास की नदी में जाता है। इस बीच हम शिकारी को उसी सिगार पर ध्यान देते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में नारू को पता चलता है कि एक बड़ा भालू अपने शिकार को खा रहा है। आमतौर पर यहाँ तक कि सबसे बहादुर ग्रामीण भी जानवर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन नारू के पास साबित करने के लिए एक बिंदु है। वह इसे मारना चाहती है और इसके सिर को ट्रॉफी के रूप में गांव ले जाना चाहती है। दुर्भाग्य से आखिरी सेकंड में उसका धनुष टूट जाता है और भालू उसे देख लेता है। अब मेजे पलटने के साथ नारू अपने जीवन के लिए दौड़ती है और अंत में एक कूद बिलाव बांध के नीचे छिप जाती है। हालांकि भालू गंध की अपनी अविश्वसनीय भावना का उपयोग करके उसे नीचे ट्रैक करता है। ये उसे निगलने ही वाला है कि अचानक शिकारी घटना स्थल पर आता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद दो जानवरों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन भालू सेकंड के भीतर खत्म हो जाता है। ये देखकर नारू दंग रह जाता है और वह तुरंत खुद को बचाने के लिए तैरकर दूर चली जाती है। शिकारी उसे नोटिस करता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता, ये मानते हुए कि वे उसके लिए खतरा नहीं है। इसके बाद नारू तट पर पहुंचती है, जहां उसके गांव के कुछ पुरुष उससे संपर्क करते हैं। ये पता चला है कि उसके लापता होने के बाद ताबे ने अपने आदमियों को उसकी तलाश करने का निर्देश दिया। नारू उन्मत्तता से उन्हें समझाता है कि उसने क्या देखा, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वे उसे शिविर में वापस लौटने के लिए कहते हैं। जब नारू मना करता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। इस बीच शिकारी उन्हें पास से देखता दिख रहा है। उन्होंने अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके उनके हथियारों को चिन्हित किया है। कुछ ही समय बाद आदिवासी शिकारी की दहाड़ सुनते हैं और झाड़ियों में कुछ हलचल देखते हैं। डरे हुए वे अपनी पोजीशन लेते हैं और उनमें से एक झाड़ी में तीर चलाता है। फिर वह धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि ये सिर्फ एक खरगोश है। इससे सभी पुरुष चिढ़ जाते हैं और वे नारू के डर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी 3 लेजर आदमी के शरीर की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद धातु के तीर लगते हैं, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इस वजह से अन्य पुरुष यादृच्छिक दिशाओं में अपने तीर
चलाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक शिकारी को मारता है और अपने असली रूप को उजागर करता है। पुरुष तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घात का एलियन इतना शक्तिशाली है कि वह एक के बाद एक पुरुषों को आसानी से मार डालता है। जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ती है, नारू किसी तरह खुद को छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। दुर्भाग्य से शिकारी सभी पुरुषों को मार डालता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। नारू उसे जंगल में खोने की कोशिश करता है, लेकिन भालू के जाल में फंस जाता है। जल्द ही शिकारी उसके पास आता है। ऐसा लगता है कि उसे खत्म कर देना है, हालांकि उसे संघर्ष करते और दर्द में देखकर वह रुक जाता है। इससे नारू को एहसास होता है कि शिकारी चारे या निहत्थे लोगों पर हमला नहीं करता है। उसी समय कुछ फ्रांसीसी शिकारी बंदूकें लेकर आते हैं, नारू को मारते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। अगले दृश्य में वह होश में आती है और खुद को एक लकड़ी के पिंजरे के अंदर फंसा हुआ पाती है। वह फिर एक आदमी को सिगार पीते हुए देखती है और जानती है कि वे वही हैं जिसने पहले डांसरों को मारा था। तभी एक अनुवादक उसके पास आता है और पूछता है कि वह शिकारी के बारे में क्या जानती है। जब नारू जवाब नहीं देता है तो वे एक और बंधक प्रकट करते हैं जो ताबे के अलावा कोई नहीं है। उसे वहाँ देखकर नारू अचंभित हो जाता है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कुछ ही समय बाद भाई बहनों को जंगल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें अदृश्य एलियन के शिकार के लिए चारे के रूप में बांध दिया जाता है। ताबे घबरा जाता है, लेकिन नारू उसे भरोसा दिलाता है कि शिकारी रक्षाहीन प्राणियों पर हमला नहीं करता है। अनजाने में ऐसा ही होता है। शिकारी धीरे धीरे पीछे से आदमियों के पास आता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है, जबकि नरसंहार जारी है। भाई बहन खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करते हैं। ताबे अपने लिए एक घोड़ा खोजने जाता है, जबकि नारू फ्रांसीसी शिकारियों के शिविर में जाता है, जहां उसका कुत्ता सरिया आयोजित की जा रही है। पहुंचने पर वह अपनी प्रभावशाली चालों से श्रेष्ठ शिकारियों का सफाया कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने कुत्ते के साथ जाए, अनुवादक उसके पास आता है। उसका पैर कट गया है, इसलिए वह दवा के लिए भीख मांगता है। बदले में वह उसे बंदूक चलाने का तरीका सिखाने की पेशकश करता है। नारू सहमत हो जाता है और उसे एक दवा देता है, जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब वह बंदूक चलाना सीख रही होती है तो उन्हें शिकारी की डरावनी दहाड़ सुनाई देती है, इसलिए नारू तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, जो कि अनुवादक मृत होने का नाटक करता है। आश्चर्यजनक रूप से शिकारी अपने शरीर के कम तापमान के कारण अनुवादक का पता लगाने में सक्षम नहीं है। इससे नारू को एहसास होता है कि आखिरकार उसमें कोई कमजोरी है, लेकिन शिकारी इस दुर्लभ कमजोरी की भरपाई अपनी बुद्धि से कर लेता है। वह एक करके सभी लाशों पर कदम रखता है। उनमें से अधिकांश जवाब नहीं देते, लेकिन जब अनुवादक की बारी आती है तो वह दर्द से चीख उठता है, यह महसूस करते हुए कि मानव केवल मृत होने का नाटक कर रहा था। शिकारी उसे पलक झपकते ही मार देता है। इसके बाद उसे साड़ी दिखाई देती है और उस पर अपना लेजर निशाना लगाता है। हालांकि जैसे ही वह गोली मारने वाला होता है, ताबे कहीं से भी आ जाता है और शिकारी के सिर पर हमला कर देता है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। नतीजतन हेलमेट में मौजूद लेजर साड़ी की बजाय पेड़ को निशाना बनाता है। ये देखकर नारू को पता चलता है कि धातु का तीर दुश्मन के स्थान के बजाय लेजर बिंदुओं का अनुसरण कर रहा है। जब तक शिकारी अपना हेलमेट वापस लाता है, तब तक ताबे उस पर हमला कर देता है। हैरानी की बात है, आदिवासी उसके साथ पैर की अंगुली चला जाता है और यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली शॉट लगाने का प्रबंधन करता है। यह शिकारी को परेशान करता है, इसलिए वह हल्क में अदृश्य हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वह ताबे को पकड़ लेता है और उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिससे वह बेरहमी से मर जाता है। नारू अपनी आंखों के सामने इसे प्रकट होते हुए देखता है, लेकिन उसके पास शौक मनाने का समय नहीं है। वह तुरंत अपने कुत्ते के साथ भाग जाती है। अगली सुबह वह नदी के उस पार जीवित फ्रांसीसी शिकारियों में से को देखती है और उसे पकड़ लेती है। वह उसका पैर काट देती है, उसे भागने से रोकती है और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। फिर वह दवा लेती है, जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है और शिकारी के लिए उसे पहचाना असंभव हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिकारी योजना के अनुसार आता है और चारा लगाने वाले व्यक्ति के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वह नारू का पता लगाने में असमर्थ है। अचानक वह पीछे से उसके सिर में गोली मारती है, उसका हेलमेट ले लेती है और भाग जाती है। इसके बाद वह हेलमेट को इस तरह से रखती है कि लेजर को शिकारी पर निर्देशित किया जा सके। जल्द ही वो आता है और नारू उस पर कूद जाता है और झगड़ना शुरू कर देता है। वह अपने ही हथियार से उसका हाथ काटने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वह सलाई की मदद से शिकारी को रस्सी से बांधती है और उसे खींचकर दलदल में ले जाती है। योजना के अनुसार वह अपने धातु के तीरों को नारू की ओर इंगित करता है। इस तथ्य से बेबर के लेजर स्वयं पर लक्षित हैं।
जब वह गोली मारता है तो धातु के तीर उसके सिर में घुस जाते हैं और अंत में उसकी मौत हो जाती है। आखिरी दृश्य में नारू शिकारी के सिर के साथ अपने गांव लौटता है, जिससे सभी को उस पर गर्व होता है। उसके बाद उसे नए युद्ध प्रमुख के रूप में घोषित किया जाता है, कुछ ऐसा जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।